अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर अब्दुल अजीम। आज हम पोर्टफोलियो थ्योरी में पास पेपर का बीएफडी का क्वेश्चन समर 15 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे आते हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसके 18 मार्क्स हैं। अगर हम इसको टाइम अलॉट करें तो 18 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट्स, तो ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 32.4 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो एग्जामिनर ने फिर क्वेश्चन पेपर को बैलेंस करने के लिए इसकी रिप्लेसमेंट में थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया होगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन अपने रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन इसको बैलेंस किया गया होगा किसी और क्वेश्चन से। अच्छा, क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है जी प्रिपेयर अ रिवाइज्ड पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कोई पहले पोर्टफोलियो है जिसको हमने रिवाइज करना है ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का पोर्टफोलियो है। आप सबको ये पता होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ओल्ड एज बेनिफिट के लिए प्रोविडेंट फंड का अकाउंट मेंटेन करती है। उस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एम्प्लॉय की तरफ से सैलरी में से डिडक्शन करके पैसे कंट्रीब्यूट होते हैं। इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। अब जब ये अमाउंट एक्यूमुलेट होती है तो ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस अमाउंट को या प्रोविडेंट फंड अकाउंट को कंपनी मेंटेन कर रही होती है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, और उसके ट्रस्टी अपॉइंट किए होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि इस अकाउंट में जो अमाउंट होती है, कंपनी इस अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है ताकि उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आए, इंटरेस्ट की शक्ल में या जिस भी शक्ल में डिविडेंड, और उस रिटर्न को दोबारा इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में शिफ्ट किया जाए और वो अमाउंट मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा हो, ताकि जब कल को ओल्ड एज पर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो तो उसको प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से लम सम एक्यूमुलेटेड बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाए। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें कुछ इस तरह से ही है कि कंपनी का कोई प्रोविडेंट फंड है जिसमें पैसे कंपनी इन्वेस्ट करती है, और अब वो इस पोर्टफोलियो को रिवाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसने कहा जी प्रिपेयर रिवाइज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, और उसने सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगा है, रिस्क नहीं मांगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के दिखाना है रिवाइज पोर्टफोलियो का। पार्ट बी में कहता है ब्रीफली डिस्कस। इसका मतलब है यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। ब्रीफली डिस्कस रिस्क एंड रिटर्न ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो विद द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोविडेंट फंड। तो इसमें आपने रिस्क और रिटर्न को डिस्कस करना है कि जब आप ये पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर करेंगे तो उससे रिटर्न पर क्या इफेक्ट आएगा और रिस्क पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर रिस्क और रिटर्न आपने बताना है कि इसका रिस्क और रिटर्न पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम रिवाइज प्रोविडेंट फंड का पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं करंट क्या है। उसने कहा जी आजाद टेक्सटाइल लिमिटेड ATL हैज बीन मेंटेनिंग एन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड ट्रस्टीज मीट क्वार्टरली टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द फंड। जो भी फंड्स में सरमाया होगा उसको इन्वेस्ट करने का डिसीजन जो लेते हैं वो ट्रस्टीज लेते हैं। टिल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड मैच्योरिटीज आर डिपॉजिटेड इन सेविंग्स अकाउंट। जब तक वो डिसीजन नहीं ले लेते वो अमाउंट कहाँ डिपॉजिट करवा देते हैं, तमाम कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं सेविंग अकाउंट में, ताकि उस पर पैसे इकट्ठे होते रहें। यानी क्वार्टरली मीटिंग होती है और हर 3 माह के जो भी डिपॉजिट है वो बैंक में इन्वेस्ट करवा दिए जाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है उसमें वो कहता है जी टोटल इन्होंने 116,457,000 यानी 116.457 मिलियन कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में टी बिल्स जिसे कह सकते हैं उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, कॉर्पोरेट TFC या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ये इनके एसेट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, उसके अलावा टर्म डिपॉजिट जो बैंक के और सेविंग अकाउंट में इतनी है, और हर एक पे ये रिटर्न है। तो अगर मैं अभी का करंट एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना चाहूँ तो मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न इस पोर्टफोलियो का कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके लिए क्या होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 डिवाइडेड बाय 116,457, तो ये कितना वेट बनता है करंटली, ये बनता है 43%। इन्होंने 43.06% इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरह वेट बन जाएगा, या 0.43, 43% भी लिख सकते हैं या 0.43। इसी तरह ये बाकी इन्वेस्टमेंट्स का वेट निकाल कर, तो 12% इंटू वेट, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लस वेट ऑफ TFCs, तो ये वेट इनटू ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आप ये वेट ना भी इस तरह निकालें तो हम ये इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% इनटू 50145 डिवाइडेड बाय 116457, तो ये एक आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह 10% इनटू 20342 डिवाइडेड बाय, ये एक आंसर आ जाएगा। इन तमाम आंसर्स को जब आप प्लस करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आ जाएगा। लेकिन ये पार्ट ए में नहीं चाहिए, ये पार्ट बी में चाहिए। पार्ट ए में तो सिर्फ रिवाइज पोर्टफोलियो का करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्प्लॉयज ऑफ ATL हैव रेज कंसर्न ओवर इनएडिक्वेट रिटर्न ऑन प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज का इतराज़ है कि जनाब ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो सही तरह से नहीं की जा रही, इसीलिए जो हमें रिटायरमेंट पे पैसे मिलते हैं वो बहुत थोड़े मिलते हैं। तो उनका वो इतराज़ है कि रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। The trustees in a recently concluded meeting have decided to benchmark the fund's performance with voluntary pension fund। इन्होंने सोचा है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करें या कंपेयर करें। बेंचमार्क का मतलब होता है कंपेयर करें, किसके साथ? किसी और वॉलंटरी पेंशन फंड की परफॉर्मेंस के साथ। और उस वॉलंटरी पेंशन फंड को मैनेज कौन कर रहा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये चाह रहे हैं कि हम अपने प्रोविडेंट फंड की परफॉर्मेंस जो हम रिवाइज करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को किसी और पेंशन फंड की परफॉर्मेंस से, वो एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए होता है, उससे कंपेयर करें कि हम उससे अच्छा परफॉर्म करें कि बुरा परफॉर्म करें। ठीक है। द ट्रस्टीज हैव आल्सो डिसाइडेड, एक तो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस कंपेयर करें, दूसरा उन्होंने क्या हैव आल्सो डिसाइडेड टू अडॉप्ट लेस वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट मिक्स। ये चाह रहे हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाए जिसमें वॉलेटाइलिटी या फ्लक्चुएशंस कम हो, वॉलेटाइलिटी या फ्लक्चुएशन या रिस्क कम हो। यानी इसीलिए उन्होंने कहा जी 25% इन्वेस्टमेंट करनी है लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम कर दी है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा जी हम, या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट वो कहते हैं हम 25% करेंगे, 60% इन्वेस्टमेंट हम डेट सिक्योरिटीज में करेंगे। पहले ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम थी, 20,000 था, तो ये प्रोपोर्शन वाइज कम होगा। अब ये चाह रहे हैं कि जो डेट सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स हैं या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, शेयर्स में कम करें, ताकि शेयर की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, उसका डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है, तो वो लेस वॉलेटाइल का मतलब है लेस फ्लक्चुएटिंग इनकम हो जहां से उस इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाए जाए। बाकी अमाउंट वो कहता है मनी मार्केट सिक्योरिटीज में। मनी मार्केट से मुराद है बैंक्स और इस तरह के वो तमाम इदारे जो शॉर्ट टर्म के लिए आपसे डिपॉजिट ले लेते हैं, तो वहां पे पैसे लगा दी जाए। डिटेल रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड विच आर समराइज्ड बिलो। तो उसने अब आपको डिटेल रूल्स क्या दिए हुए हैं जी। सबसे पहले उसने कहा जी लिस्टेड सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वन सिक्योरिटी फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शुड बी सिलेक्टेड। जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसने कहा जी 3 सेक्टर हैं, ऑयल, गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। सब में नहीं करना, इसमें 40% करना है, लेकिन ए या बी में से किसी एक में। तो साफ सी बात है ए या बी में से अगर हमने किसी को कंपेयर करना है तो हम उसका देखेंगे किसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह सीमेंट सेक्टर में सी डी है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है, तो हम जितने पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे 25% उसने कहा था हम इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो था 116457, इसका 25% लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होना है, तो ये बनता है 29,114 अप्रोक्सीमेटली। इस अमाउंट का थाउजेंड्स में, इस अमाउंट में से 40% हमने ऑयल गैस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, इस अमाउंट का 30% सीमेंट में, लेकिन ए या बी में से, सी या डी में से, ई या एफ में से किसी एक में इन्वेस्ट करना है। अच्छा जी, तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे। सबका बीटा फैक्टर दिया हुआ है, डिविडेंड। अच्छा बीटा फैक्टर क्यों दिया हुआ है? ताकि आप इसको कैपम में इस्तेमाल करें और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लें। तो हम, इसका मतलब है अब इनमें से अगर कोई बेस्ट चूज करना है तो हम अल्फा वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैपम आ गया रिक्वायर्ड रिटर्न, डिविडेंड आ गया, तो इससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। आज की मार्केट प्राइस ये है और 1 साल बाद की मार्केट प्राइस ये है, तो मार्केट प्राइस में जितना भी इंक्रीज आएगा वो कैपिटल गेन है और एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए इस्तेमाल होगा। रूल ये है कि डिविडेंड जब भी परसेंटेज में दिया होता है तो वो परसेंटेज आपने पार वैल्यू पे अप्लाई करनी होती है, और वो पार वैल्यू नीचे यहाँ लिखी हुई है, पार वैल्यू 10 रुपये। तो 10 रुपये का 45% करेंगे तो 4.5 रुपये का डिविडेंड पर शेयर निकल आएगा। इसी तरह सारे डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन निकालेंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कैसे करेंगे A B C D, हम अल्फा वैल्यू
या एबनॉर्मल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर कैपम, और कैपम के लिए बीटा दिया हुआ है। तो जो इनमें से बेस्ट होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। कहता है जी KSE 100 इंडेक्स, ये KSE 100 इंडेक्स को उसने ओवरऑल मार्केट ट्रीट किया, तो इसका जो रिटर्न होगा वो RM है। KSE 100 इंडेक्स का रेट है 14% और 1 ईयर ट्रेजरी बिल्स जो हैं, ट्रेजरी बिल्स का मतलब है RF, जो रिस्क फ्री रेट है वो 8% है। तो कैपम इक्वेशन के लिए RF भी दे दिया, RM भी दे दिया, बीटा भी दे दिए हर एक के, तो आप इसमें से कंपैरिजन कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद यानी सारे पैसे नहीं, सिर्फ 25% टोटल पोर्टफोलियो का इसमें इन्वेस्ट होना है, और उस 25% का ये फर्दर ब्रेकअप है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो हमें कहता है 60% हमने इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज में टोटल करनी है। कहता है जी 60% ऑफ टोटल रिवाइज पोर्टफोलियो, तो 50% ऑफ सच इन्वेस्टमेंट वुड बी इन वन ऑफ द गवर्नमेंट बैक्ड सुकूक। सुकूक जो होते हैं वो इस्लामिक डिबेंचर्स होते हैं, और गवर्नमेंट बैक का मतलब है गवर्नमेंट ने उनकी सिक्योरिटी दी हुई है। तो 50% गवर्नमेंट बैक सुकूक में होगा और 50% वन ऑफ का मतलब है दोनों में से किसी एक में। AA रेटेड वाले कंपनी के डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज का मतलब है कंपनी की सिक्योरिटीज हैं और वो डिबेंचर्स हैं, डेट सिक्योरिटीज का मतलब डिबेंचर या TFCs हैं। वन ऑफ द AA रेटेड सिक्योरिटीज फॉलोइंग गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज एंड AA रेटेड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर अवेलेबल। अच्छा, AA रेटेड सिक्योरिटीज है, अब सिक्योरिटी A है या B है, लेकिन इनमें से वन ऑफ द का मतलब है किसी एक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी, तो AA रेटेड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में TFC A है, B है, इसकी पार वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू इसकी 102 है, कूपन रेट 10% है जो कि सालाना पे किया जाता है। कूपन रेट का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट इस पे होगा, और ये रिडम्पशन है 4 साल बाद। तो ऐसा कोई भी डिबेंचर जिसका टाइम दिया हो और वो रिडम्पशन भी होनी हो, तो ये रिडीमेबल डिबेंचर है। और रिडीमेबल डिबेंचर का अगर आपने रिटर्न निकालना हो तो हमने वैक के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वो IRR से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो इसमें 1 - T कैलकुलेशन में नहीं लेना, वो सिर्फ वैक के चैप्टर में लेते हैं। तो किसी भी रिडीमेबल डिबेंचर में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या प्री टैक्स KD, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या प्री टैक्स KD आपने निकालना है, और ये प्री टैक्स KD जो है ये हम IRR की मदद से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिडीमेबल है सब। अच्छा, इसमें अब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई नए डिबेंचर हो, ये नए डिबेंचर इशू किए जा रहे हो या खरीदे जा रहे हो, तो उसमें ये याद रखिएगा कि डिबेंचर जब इशू होता है तो उसकी यानी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करेगी और हम वो डिबेंचर खरीद लेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई डिबेंचर नए खरीदे जाते हैं या इशू होते हैं तो उसमें उस दिन उसकी पार वैल्यू और इशू वैल्यू जो कि मार्केट वैल्यू है वो सेम होती है, और उसकी पार वैल्यू और वो सेम अगर हो तो कूपन रेट और प्री टैक्स KD सेम होती है। अब आप देखें ये जो TFC नंबर 2 है ना, इसकी पार वैल्यू और उसकी मार्केट या इशू वैल्यू दोनों सेम है। अगर इसका ये सेम है तो इसका मतलब है इसका जो कूपन रेट है यही इसकी प्री टैक्स KD ट्रीट की जाएगी, इसमें प्री टैक्स KD निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू सिमिलर ना हो तो भाई कूपन रेट में और प्री टैक्स KD में फ़र्क होता है, और वो फ़र्क रिलेशन एक याद रखना है आपने, ये रिलेशन हमेशा याद रखना है। वैसे ये वैक के चैप्टर के लिए भी है कि अगर किसी बॉन्ड की या डिबेंचर की मार्केट वैल्यू इक्वल टू हो पार वैल्यू, तो उस डिबेंचर में कूपन रेट और प्री टैक्स KD बराबर होंगे। इशू वैल्यू मार्केट वैल्यू या डिबेंचर की, अगर किसी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन पार वैल्यू हो तो वहाँ ये क्लू होगा कि उसका जो कूपन रेट है वो ज़्यादा होगा और प्री टैक्स KD कम निकलेगा। प्री टैक्स KD का मतलब है इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डेट इन्वेस्टर का। अगर किसी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कम है और उसकी पार वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी बैक एंड पर कूपन रेट कम है और प्री टैक्स KD ज़्यादा है। अच्छा, इसकी एक सेंस भी है, वो सेंस क्या है? कूपन रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिबेंचर के इशू होने पर एक दफ़ा फिक्स कर दिया जाता है और ये पूरी लाइफ ऑफ डिबेंचर में चेंज नहीं होता। प्री टैक्स KD जो है ये डेट इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के पास मार्केट में अदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अदर अपॉर्चुनिटीज जो नई आती जाएंगी, इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हर रोज चेंज करेगा, इसीलिए मार्केट वैल्यू भी हर रोज चेंज होती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी कूपन रेट है 12% और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है फॉर एग्जांपल 14%,
इसका मतलब है इन्वेस्टर को 14% कमाई मार्केट में किसी और अपॉर्चुनिटी से मिल रही है, लेकिन आपके डिबेंचर से उसको कमाई क्योंकि 12% पे मिल रही है, इसीलिए वो चाहेगा कि वो ये डिबेंचर पार वैल्यू से सस्ता खरीदे। वो पार वैल्यू के बराबर पैसे देने को तैयार नहीं होगा। अगर आपका जो डिबेंचर है उसके केस में ये है कि उसका कूपन रेट जो है वो 12% है और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में उसको अदर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या इसी तरह अगर और बॉन्ड्स पे रिटर्न मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, तो वो फिर 10% रिटर्न वाले बॉन्ड्स को छोड़ के हमारे बॉन्ड की तरफ भागेगा क्योंकि उस पर रिटर्न ज्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा। जब सब लोग ये बॉन्ड रिक्वायर करेंगे तो डिमांड की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। इस रिलेशन की बेस पर मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं ये ज़हन में रखूँ कि इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्योंकि पार वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आना है वो 10% से कम आना है। प्री टैक्स केडी 10% से कम होगी, ये गेस कर सकते हैं आप। आना कितना है वो IRR से पता चलेगा, आना 10% से कम है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यही बात सुकूक या वो भी डिबेंचर होते हैं उन पर भी अप्लाई होती है कि अगर पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो इसमें प्री टैक्स केडी और कूपन रेट सेम है, कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं। और इधर आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसमें भी जो प्री टैक्स केडी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 12% से लेस देन होगा, और वो भी आप IRR के तरीके से निकाल लेंगे जैसे आप IRR में निकालते। चले उसके बाद उसने कहा जो भी बाकी बचेगा 25% इधर कर दिया, 60% इधर कर दिया, तो बाकी 15% जो बचा वो कहता है ये किस में इन्वेस्ट किए जाएंगे, टर्म डिपॉजिट में। और इनका रेट ऑफ रिटर्न नहीं बताया तो हम एज्यूम करेंगे जो पहले रेट ऑफ रिटर्न चल रहा था टर्म डिपॉजिट्स पे वो ही आगे फ्यूचर में कैरी ऑन होगा, यानी अगर चेंज नहीं किया, बताया नहीं नए वाला, तो एज्यूम करें पुराने वाला, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी फिर। अब ये नहीं है तो भाई अब हमने रिवाइज पोर्टफोलियो बनाना है और रिवाइज पोर्टफोलियो का हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो अब हमारा सोल्यूशन कैसे होगा जी, सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए। हाँ जी, क्या है यहाँ पर, रिवाइज्ड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न जी। तो अब यहाँ पर पहली हेडिंग क्या होगी, जैसे उसने दी हुई थी, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि 1000 रुपीज पे हम ले लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न हर एक का, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो लेंज। अब इस टेबल को हमने फिल करना है। तो सबसे पहले उसने कहा था कि जी आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो इक्विटी सिक्योरिटीज में करनी है। कैसे करनी है, किस बुनियाद पे करनी है, वो उसने हमें बताया था कि जी आपने टोटल 25% इन्वेस्ट करना है, जिसमें ये फिर ब्रेकअप है। तो फिर इसका मैं ब्रेकअप कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट है 116,457, इसमें से 25% जो है, अब वो 25% में ऑयल एंड गैस, किस कंपनी में करनी है वो बाद में देखते हैं, कंपनी का नाम बाद में लिखेंगे। अच्छा, सीमेंट, और तीसरा फर्टिलाइजर सेक्टर। अच्छा जी, तो अब उसने कहा है जी आपने 25% इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो इक्विटी सिक्योरिटीज में या लिस्टेड सिक्योरिटीज में करनी है। ठीक है जी, तो 25% इसका जो बनता है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 29114। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इक्विटी सिक्योरिटीज के बाद जो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, डेट सिक्योरिटीज, तो उसने कहा था जी डेट सिक्योरिटीज में आपने क्या करना है, 50% इन्वेस्ट करना है। अच्छा, कॉर्पोरेट ए रेटेड बॉन्ड्स में, और उसमें करना है, और उसमें से कौन सा होगा वो अभी नहीं पता, तो ठीक है कोई मसला नहीं। तो अभी हम इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो TFCs में आएगी और सुकूक में आएगी। ठीक है, और वो कितनी होगी, वो उसने कहा जी 60% टोटल पोर्टफोलियो का, तो ये आ जाएगा 60% आएगा 69874। ठीक है, उसके बाद बाकी उसने कहा बाकी सारे पैसे जो हैं वो किस में इन्वेस्ट करने हैं, मनी मार्केट में, और मनी मार्केट के लिए उसने कहा जी टर्म डिपॉजिट। तो बाकी वो जो अमाउंट बचती है मेरा ख्याल है वो 15% बचती है, तो 15% जो है हम ले लेते हैं। हाँ जी, 116,457। ये क्वेश्चन आप डाउनलोड करके ना फिर उसमें सामने रख लें तो वो बार बार मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, अब इसका 15% जब हम करेंगे 116,457 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 17469। ठीक है जी, ये आपने इन्वेस्ट करना है टर्म डिपॉजिट में, ये आपने इन्वेस्ट करना है सुकूक और TFC में, वो आपने ऑयल गैस सीमेंट की कंपनी में, लेकिन किसी एक में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे जी। ये इसका रिटर्न तो 9% ले लेंगे जो पहले था। ठीक है,
बाकियों का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, लेकिन अभी पहले इसका ब्रेकअप कर लेते हैं। ये जो 29,114 की हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने कहा था 40% जो है वो आपने करनी है ऑयल गैस में, इक्विटी सिक्योरिटी या लिस्टेड का 40% उधर करना है, 30% सीमेंट में करना है और 30% आपने फर्टिलाइजर में करना है। तो इस 29,000 का ब्रेकअप करेंगे अब, तो ये आ जाएगा 11646, अगला आ जाएगा 8734, उससे अगला भी आ जाएगा 8734। इसका मतलब है इतने थाउजेंड्स की हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये परसेंटेजेस वैसे फॉर द सेक ऑफ रेफरेंसेस लिखी थी, अब ये परसेंटेजेस जो हैं वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 69,874 यहाँ लिख लेते हैं, 40 30 और 30। अच्छा, इधर क्या था, 50% TFC में, 50% स्कूप में, 34937, 34937, तो 34937, तो ये आपका इसमें आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका अपना इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखते जाएंगे और फिर उसके बाद उसकी वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ऑयल गैस में से, सीमेंट में से, फर्टिलाइजर में से आप कौन सी कंपनी लेंगे। उसने कहा एक लेनी है, ए बी में से कोई एक लेनी है। इधर ए बी में कंपटीशन है, इधर सी और डी में कंपटीशन है, इधर ई और एफ में है। तो हम क्या करेंगे, अब हम उनके इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न आपस में या अल्फा वैल्यू निकाल कर कंपेयर कर लेंगे। जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी है नॉर्मली कैपम के थ्रू तो अल्फा वैल्यू से कर लें, तो अब हम इनमें से चूज करेंगे। इसी तरह यहाँ पे TFC में हमारा जो कंपटीशन है वो ए या बी का है और उसमें वाई या जी का है, ठीक है। तो इनको आपने आपस में कंपेयर कर लेना है और जो सिलेक्ट करते हैं वो लिखी जाए। तो अब हम इसकी इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग करते हैं कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में जब हम ऑयल एंड गैस में जाते हैं तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे। तो वर्किंग नंबर 1 लिखेंगे हम, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूजिंग अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू आपने निकाली है जी। अल्फा वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें पता है, अल्फा वैल्यू का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब इंडिविजुअल की निकालनी है, माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर कैपम। अब मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं यहीं पर कैपम इक्वेशन पुट कर देता हूँ जी। ऑयल गैस की जो है, ऑयल एंड गैस की कंपनी ए वर्सेस कंपनी बी, हाँ जी, कैपम इक्वेशन पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो कैपम इक्वेशन का फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है, बल्कि ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर एक कॉमन, ये आ गया। और इधर एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आएगा डिविडेंड पर शेयर प्लस कैपिटल गेन, प्राइस का इजाफा, डिवाइडेड बाय करंट प्राइस या प्राइस एट द बिगिनिंग। अच्छा जी, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, ये वही फॉर्मूला है कि जी डिविडेंड पर शेयर प्लस के प्राइस का इजाफा डिवाइडेड करंट प्राइस। तो ऑयल एंड गैस में जब कंपनी ए को हम फोकस करेंगे, हाँ जी, तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर, उसने कहा हुआ था जी डिविडेंड जो है वो कितना है, 45% है, ठीक, और प्राइस में इजाफा 20 रुपये का। तो अब आप वहाँ से क्वेश्चन देखते जाएं, तो डिविडेंड कैसे आएगा, 45% इंटू 10 रुपये, 4.5 रुपये, प्लस कैपिटल गेन 140 माइनस 120 का शेयर है, डिवाइडेड बाय 120, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, इंटू 100 माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न में RF हमें गिवन है 8% प्लस बीटा हमें गिवन है सिक्योरिटी का 1.10, RM हमें गिवन है 14% माइनस 8%, ले लीजिए। तो उम्मीद है ए कंपनी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न आएगा 14.6% माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका आएगा 20.42%, तो इसकी अल्फा वैल्यू आएगी 5.82% पॉजिटिव अल्फा वैल्यू, वो एबनॉर्मल रिटर्न कहते हैं, वो आ रही है 5। इसी तरह अब कंपनी बी के लिए कर लेंगे और कंपनी बी के लिए अल्फा वैल्यू ऑफ कंपनी, तो वो कैसे होगा, हाँ जी, वो था 66% का डिविडेंड है, 10 रुपये पार वैल्यू है पर शेयर, प्राइस में इजाफा 150 से 160 रुपये हो जाएगा शेयर, 10 रुपये का इजाफा, और ओरिजिनल प्राइस थी 150 रुपये। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। रिक्वायर्ड रिटर्न जो है RF 8% प्लस बीटा है इसका 1.30
RM माइनस RF। तो उम्मीद है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इसमें निकलेगा 15.8% और ये आएगा 11.07%। एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, तो यहाँ पर जो अल्फा वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ रही है, -4.73%। इसका मतलब है हमें ऑयल एंड गैस में से जो कंपनी ए है उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है, और इसको हमें क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये जो है हमारे पास, ये इसको हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ऊपर जाकर अब हम इसका लिख लेते हैं कि हमने किस कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, ए कंपनी। ए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ए कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा ए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से, एक्सपेक्टेड रिटर्न, अल्फा वैल्यू नहीं, वो तो डिसीजन मेकिंग के लिए थी, हमें जो से एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा वो आएगा 20.42%। 20.42% ले ली, इसके सामने ये आ गया। इसी तरह अब हम सीमेंट सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए भी कर लेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। सीमेंट, तो सीमेंट सेक्टर में हमारे पास कंपनीज हैं सी और डी। तो सी कंपनी के लिए कर रहा हूँ, अल्फा वैल्यू 14% इंटू 10 रुपीज़ पर, प्लस प्राइस में इजाफा है 30 रुपीज़ माइनस 25 8% प्लस 0.90। अच्छा, कर लेते हैं अभी कैलकुलेटर, लिखने पहले अल्फा जल्दी से, डी कंपनी 0% डिविडेंड, प्राइस का इंक्रीज 35, तो ये आपका आंसर क्या आता है, ये तो आता है 14.6%, 13.4% एक्सपेक्टेड, 25.6%, 28.57%। तो अल्फा वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव 13.97%, और उसकी अल्फा वैल्यू आती है 12.2%। तो क्योंकि अल्फा वैल्यू जो है वो हमारे इसकी ज़्यादा है, अल्फा वैल्यू, तो सिक्योरिटी नंबर डी सिलेक्ट होगी इधर से। डी कंपनी, और डी कंपनी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 28.57। नेक्स्ट फर्टिलाइजर में से भी इसी तरह सेलेक्ट करेंगे, EF, प्राइस में इजाफा है 100 माइनस 85, और जो प्राइस थी ओरिजिनल बीटा है 1.05। बाद में लिखते हैं अल्फा वैल्यू, टेबल बना के चेक कर लें आप, टाइम बहुत ज़्यादा फार्मूला बार बार ना लिखे जाए। 10 रुपये पार वैल्यू, प्राइस में इजाफा 125 माइनस 110, 110, बीटा है 1.25। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड 14.3%, इधर 15.5%, एक्सपेक्टेड 21.06%, 16.91%। तो अल्फा वैल्यू आती है 6.76%, 1.41%,
हैं तो दोनों पॉजिटिव अल्फा वैल्यू, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी ई है उसकी अल्फा वैल्यू ज़्यादा है, तो हम सिक्योरिटी ई में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ई कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ई का, इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 21.06, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 11646 डिवाइडेड बाय, पूरा वेट बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 116,457 इनटू 20.42%, तो ये एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको डिवाइडेड बाय टोटल ये जो इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो की उससे करना है। इसी तरह 8734 डिवाइडेड बाय 116,457 इनटू 28.57%, इसी तरह 8734 डिवाइडेड बाय 116,457 मल्टीप्लाइड बाय 21.06%, तो ये 3 आंसर आ जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। इसका रिटर्न हमें दिया हुआ है 9%। अब हमें सिर्फ 2 एक्सपेक्टेड रिटर्न और निकालने हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, पार्ट ए। ठीक है, अब जो TFC है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न, क्योंकि ये वाला जो TFC है हमारा सकूक, अच्छा उसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न की बेस पर, तो हम TFC की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम आते हैं जी, डेट सिक्योरिटीज़ जो हैं उनका हमने कंपैरिजन करना है, और उसमें हमारा जो TFC है कंपनी ए का है वो, और TFC जो कंपनी बी का है वो। तो कंपनी बी के जो TFC का एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 9% है, यानी इसको भी मैंने 9% कैसे लिख लिया एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो उसके लिए ये रूल याद रखें कि जब भी मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या डिबेंचर या TFC पार वैल्यू के बराबर होती है, तो वहाँ पर जो प्री टैक्स KD और कूपन रेट है वो बराबर होता है। कूपन रेट और प्री टैक्स KD बराबर होती है। प्री टैक्स KD कहते हैं इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बार बराबर थी तो मैंने इसीलिए प्री टैक्स KD कूपन रेट के बराबर लेकर ये लिख लिया। हाँ, कंपनी ए का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हमें IRR ऑफ कैश फ्लो से निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है प्री टैक्स KD। किसी भी डिबेंचर का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो प्री टैक्स KD है, जो कि IRR से आएगा। तो अब हम IRR का टेबल बनाएंगे, IRR ऑफ TFC फॉर कंपनी ए। पहला कॉलम ईयर्स, जो कि उसने कहा था कि TFC जो है उसकी रिडम्पशन 4 साल बाद होगी, तो 0, 1 से 4 और 4। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे, हाँ जी, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस पर बॉन्ड या पर TFC। एक TFC की मार्केट प्राइस क्या है, तो उसने दी हुई है एक TFC की मार्केट प्राइस है 102 रुपये, नेगेटिव में लिख लेंगे। उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट का जो कैश फ्लो है जो कि कूपन रेट से निकलता है और हमेशा पार वैल्यू पे निकालते हैं, तो 100 रुपये का TFC होता है, उसका कूपन रेट था 10%। हाँ जी, 10% था, ठीक, तो ये आ जाएगा 10 रुपये पर एनम। उसके बाद रिडम्पशन उसने कहा है 104 पर है जी। अब यहाँ पर हम पहला डिस्काउंट रेट जो एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से वो 10% एज्यूम कर लेते हैं और उसकी NPV निकालते हैं। तो 10% पे 4 साल का जो एन्युटी फैक्टर होता है वो आप अपने पास पेपर में से एन्युटी टेबल देखें। 10% पे 4 ईयर का अगर हम एन्युटी टेबल देखें तो वो होता है 3.170, और 10% पे अगर हम 4 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर देखें तो वो होता है 0.683। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, चलिए 31.70 और ये आता है 71.03, तो 0.73 पॉजिटिव। तो ये 10% से ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है, बहुत थोड़ा सा आ रहा है, तो मैं दूसरा डिस्काउंट रेट एज्यूम कर लेता हूँ 11%। ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, पहला 5 भी कर सकता था लेकिन वो 10 मैंने कर लिया तो वो पॉजिटिव आ गया। अब मैं 10 से नीचे नहीं जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा ताकि ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो।
तो 11% पे 4 साल का जो एन्युटी फैक्टर है दैट इज 3.102 और उस पे जो डिस्काउंट फैक्टर है वो 11% पे 4 साल का 0.659। इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें 31.02 68.54 तो 2.44 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जो IRR आएगी या प्री टैक्स KD या एक्सपेक्टेड रिटर्न इस बॉन्ड का वो IRR लो रेट NPV एट लो रेट ओवर NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हाई रेट इंटू हाई माइनस लो। तो यहाँ पर लो रेट जो हमें क्वेश्चन में था वो 10% था, NPV लो रेट पे थी 0.73 माइनस 2.44 इंटू 11% माइनस 10%। परसेंटेज ओपन करनी चाहे तो कर ले 0.73 डिवाइडेड बाय 3.17%। तो ये आता है 10.23%। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.23%। तो क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो TFC कंपनी A का ज़्यादा है इसीलिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कंपनी A के TFC में इन्वेस्टमेंट होगी 10.23%। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सुकूक जो है उनके लिए भी हम यही करेंगे कंपैरिजन। तो अब डेट सिक्योरिटीज़ के बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे सुकूक का। इस्लामिक डिबेंचर जिनमें इंटरेस्ट नहीं होता इनमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सुकूक थे वो कम सुकूक Y था और सुकूक Z था। तो यहाँ पे भी वही रूल लगाएंगे जहाँ पे पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.25% प्री टैक्स KD को कूपन रेट के बराबर ले लेंगे। हाँ जी, दूसरा जो है उसमें हमें IRR अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका जो है Z का 3 इयर्स का टाइम है और डेफिनेटली उसका जो प्री टैक्स KD है वो 12% से ज़्यादा निकलना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर IRR कैलकुलेट करते हैं इसकी, IRR ऑफ सुकूक Z। तो ईयर्स 0, 1 2 3 और 3, डिस्क्रिप्शन मार्केट वैल्यू पर सुकूक, एनुअल प्रॉफिट या एनुअल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं लेकिन कहते नहीं होते, रिडम्पशन। हाँ जी, रिडम्पशन है 980 पर से कम। मार्केट वैल्यू कितनी है जी 1075 और एनुअल प्रॉफिट जो है वो 12% है। तो 12% ऑफ द पार वैल्यू दैट इज 1000। तो 1000 का 12% कर लो। इसको हम डिस्काउंट करते हैं 12% पे, 12% पे डिस्काउंट करते हैं। तो 12% पे जो एन्युटी फैक्टर है 3 इयर्स का, बल्कि 12% पे 3 ईयर का पहले डिस्काउंट फैक्टर लिख लेते हैं 0.712 और 12% पे जो एन्युटी फैक्टर है दैट इज 2.402, 1075 to 88.24। नेक्स्ट 697.76 तो ये माइनस का 89 आ रहा है। NPV नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये NPV हाई हो जाएगी। अब मैं इसमें डिस्काउंट फैक्टर जो दूसरा एज्यूम करूंगा 12% के बाद हम दूसरा डिस्काउंट फैक्टर 6% ले लेते हैं। तो 6% जो है उस पर आएगा हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है 6% पे 3 इयर्स का 0.840 और एन्युटी फैक्टर जो आएगा 2.673, 320.76 0.840 into 823.2
ये आ जाती है एनपीवी लो रेट पर काफ़ी ज़्यादा आ गई 68.96 ले। तो हमारा आंसर एग्जामिनर के आंसर से वेरी कर सकता है आंसर हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम IRR कैलकुलेट करेंगे, लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट, ये इसको लो रेट कहेंगे, ओवर NPV at low rate minus NPV at high rate, high minus low, 6% plus 68.96 minus 89.96 divided by 96, 6% plus 2.62, 8.62%, 8.62%। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है सुकूक जी का, ठीक है जी, 8.62%। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हमारा सुकूक Y का ज़्यादा है, तो इसीलिए हम सुकूक Y को सिलेक्ट कर लेंगे 11.25% पे। तो अब हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा वो आएगा, सॉरी, इसकी वेटेड एवरेज निकालेंगे 34937 डिवाइडेड बाय 116457 इंटू 10.23%। उसके बाद 34937 डिवाइडेड बाय 116457 इंटू 11.25, इसी तरह ये आएगा 17469 डिवाइडेड बाय 116457, वेट आ गया, इंटू 9%। ले, ये जो हमारे आंसर्स आएंगे, इन सब आंसर्स को जब हम ऐडअप करेंगे तो ये रिवाइज्ड पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। तो करें जी इसको सॉल्व। 2.0 और एक ही दफ़ा पर परसेंटेज लिखे 2.14, 1.58, 3.07, 3.37, नेक्स्ट 1.35%। इन सबको ऐडअप कर लेंगे हम। तो 13.55% हमारा आंसर है। आई कैप से हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, उसकी वजह वो IRR रेट है और थोड़ा थोड़ा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा। ये रेट्स तो हमारे शायद आई कैप से मैच कर जाए जहाँ, और ये भी मैच करेगा, लेकिन जहाँ पर वो ये आएगा, ये डिफरेंट होने की वजह से थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस है, वो कोई मसला नहीं। तो ले जी, ये हमारा पार्ट ए हो गया और इसमें तकरीबन मोर देन 50 मिनट्स हमारा टाइम स्पेंड हुआ है, तो जिसकी वजह से 1 घंटे तक समझ लें आप अपने पार्ट ए मुकम्मल कर लिया है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, पार्ट बी में वो क्या कहता है, ब्रीफली डिस्कस द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो विद एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोविडेंट फंड। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है उसका रिस्क एंड रिटर्न, तो साफ सी बात है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो करंट पोर्टफोलियो का तो हमारे पास अभी नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। लेकिन जो रिवाइज पोर्टफोलियो है हमने उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया है, जो कि हमारे पास आंसर आया 13.55%।
अगर हम करंट पोर्टफोलियो का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें, जो जिसका के तरीका पीछे बताया था आपको कि वो जो रिटर्न्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और वेट से, तो वो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। तो वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल करंट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो एक लाइन में कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, टाइम कम है, जी। तो हमारे पास जो करंट पोर्टफोलियो था उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, वो है 50,145 डिवाइडेड बाय 116,457, ये तकरीबन 43% बनती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्लस 20,342 डिवाइडेड बाय 116,457 इंटू 10%, प्लस टर्म डिपॉजिट का था 35450 116,457 इंटू 9%, प्लस 10520 डिवाइडेड बाय 116,457 इंटू 5%। तो ये जब हम सारा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है जी, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 10.11%, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें 10.11% जो है ये रिटर्न है, इसका मतलब है रिवाइज पोर्टफोलियो में हमारा रिटर्न बढ़ा है। अब सवाल पूछा है उसने रिस्क के बारे में, अब रिस्क के लिए फिर आपको कैलकुलेशन नहीं मांगी, सिर्फ एक्सप्लेन करने को कहा है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में पहले अगर हम रिस्क को देखना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे करंट पोर्टफोलियो में और रिवाइज में फ़र्क क्या है। तो भाई करंट पोर्टफोलियो में हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी जो कि रिस्क फ्री होती हैं ज़्यादातर, इसका मतलब है नो रिस्क, और उसकी जगह ले लिया हमने लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बड़ा। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का मतलब है रिस्की होती हैं, ये तो रिस्की होती है और ये रिस्क फ्री होती है। अच्छा, उसके बाद कॉर्पोरेट TFC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, ये भी अप्रॉक्सीमेटली लेसर रिस्की होते हैं, लेसर रिस्क फ्री, इसको भी रिस्क फ्री कहते हैं। तो यहाँ पे भी चलो हमारी कॉर्पोरेट TFC थे, इसके मुकाबले में तो हमारा रिस्क चेंज नहीं हुआ, लेस रिस्क। उसके बाद हमारे टर्म डिपॉजिट थे करंट सिचुएशन में, वो भी तकरीबन, उसमें भी बैंक का कोई रिस्क नहीं है, पैसा डूबता नहीं है, नो रिस्क कह सकते हैं, इसमें भी टर्म डिपॉजिट है, लेसर रिस्क। उसके बाद यहाँ सेविंग अकाउंट था जो कि बैंक के पास होता है, उसमें भी कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने सेविंग अकाउंट को ख़त्म करके और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़त्म करके उसकी जगह लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर ली। तो जब हम लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम रिस्क फ्री से रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटी में डिविडेंड और फ्लक्चुएट करती हैं प्राइसेस। तो इसका मतलब है करंट पोर्टफोलियो के मुकाबले में हमारा रिस्क भी इंक्रीज़ किया है, बिकॉज हमने अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रिप्लेस कर लिया है किसके साथ, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के साथ। तो इसके लिए फिर आपको अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बड़ा केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिस्टम पर, इसीलिए उसके रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे कि वो कितने स्टेबल रहेंगे। अगर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, माइक्रो और मैक्रो स्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली ये फिर आपके लिए काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है जी, बस इस तरह एक्सप्लेन करना है आपने इसको। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तकरीबन हमने 1 घंटा और कुछ मिनट लिए हैं। तो अगर आप इसको घर में करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, तो आपका टाइम इस पर कम लगेगा। मैं तो इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ डिटेल से। यहाँ पर अपने लेक्चरर अब्दुल अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।